Hello, welcome to all of you. You will see the chapter number 7 in macroeconomics, जिसका नाम है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इट्स रिलेटेड कंसेप्ट्स। अगर हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की, एग्रीगेट डिमांड क्या है? द टोटल प्लान डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ वन ईयर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर या एक पर्टिकुलर साल के अंदर हम जितने भी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करते हैं वो हमारे पास क्या है? एग्रीगेट डिमांड कहलाती है। अगर हम ध्यान से देखें कि आप जैसे हम लोग हैं प्राइवेटली हम गुड्स को खरीदते हैं या आप लोग गुड्स को खरीदते हो या कोई भी गुड्स की डिमांड करता है, चाहे वो गवर्नमेंट कर रही है चाहे वो प्राइवेटली कर रही है, तो वो टोटल डिमांड का पार्ट माना जाएगा। सबसे पहले हमें एग्रीगेट डिमांड का मतलब पता होना चाहिए। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल और डिमांड का मतलब होता है, आपने पूरा का पूरा चैप्टर डिमांड का प्लस वन में पढ़ा हुआ तो आपको पता चल जाएगा टोटल डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। पर यहाँ पर जो है छोटे लेवल पर ना देखकर जो है हम एक बड़े लेवल पर देखते हैं कि हम टोटल डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। अब बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड के अंदर दो चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, या अगर हम ध्यान से देखें कि एग्रीगेट डिमांड दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम टोटल डिमांड की बात करते हैं तो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। सी का मतलब कंजम्पशन के ऊपर और आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। जब भी आप किसी चीज़ के ऊपर पैसा खर्च करते हो, मान लो गुड्स को खरीदने के लिए पैसा खर्च करते हो, तो आपने तो पैसा खर्च किया, तो वो जो है आपकी रिक्वायरमेंट थी, आपकी डिमांड थी, इसलिए आपने जो है कंजम्पशन के ऊपर पैसा खर्च किया। उसके बाद आता है हमारे पास आई है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जब हम किसी चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे गुड्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर, हम लैंड के ऊपर, मशीनरी के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, प्लांट के ऊपर, इक्विपमेंट्स के ऊपर, तो इन चीज़ों के ऊपर जब हम खर्च करते हैं तो वो हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का पार्ट माना जाता है। तो एग्रीगेट डिमांड जो दो चीज़ों के ऊपर बेस्ड है, वैसे बेसिकली सी प्लस आई, यानी कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब हमारे पास ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि एग्रीगेट डिमांड क्या है। एग्रीगेट डिमांड द टोटल डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ वन ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर, एक साल के अंदर जो है जितनी भी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड की जाती है दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। जैसा कि हमने टेबल में सामने लिखा है, बोर्ड पे आप दिखाई दे रहा होगा आपको कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। एक साल के अंदर, एक साल का मतलब जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में एक फाइनेंशियल ईयर है, उस साल के अंदर जितनी भी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड की जाती है वो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड है। और एग्रीगेट डिमांड के अंदर हम दो चीज़ों को बेसिकली इंक्लूड करते हैं, सी प्लस आई। सी का मतलब कंजप्शन और आई का मतलब इन्वेस्टमेंट, यानी कि जब हम कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के ऊपर खर्चा करते हैं तो वो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड का पार्ट माना जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब हम बात करते हैं बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो सीधी सीधी सी बात है कि हमारी जो डिमांड है, एग्रीगेट का मतलब टोटल पूरी इकोनॉमी की जो डिमांड है, पूरे देश की जो डिमांड है, वो दो चीज़ों के ऊपर बेस्ड करती है। वो बेस करती है सीधी सीधी सी बात है इनकम के ऊपर। अगर हमारे पास इनकम ज़्यादा होगी तो हम डिमांड भी ज़्यादा करेंगे, और अगर इनकम कम होगी तो हम डिमांड क्या करेंगे? कम करेंगे। इसका सीधा सीधा मतलब है कि देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड, यानी कि इनकम के बढ़ने पर एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है और इनकम के कम होने पर एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि एग्रीगेट डिमांड क्या है और उसका बिहेवियर क्या है। बिहेवियर को लगा देंगे तो टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। आप बिहेवियर को दिखाने के लिए जो हम इसे टेबुलर फॉर्म में, टेबल और डायग्रामेटिकली फॉर्म में बताते हैं। तो हम शुरू करते हैं। हमें ये टेबल हमेशा याद रखना है क्योंकि चैप्टर के अंदर ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो कि y इज डिनोटेड बाय इनकम, y को हम इनकम से डिनोट करते हैं और AD को हम एग्रीगेट डिमांड की फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो इनकम की बात करते हैं 0, 50, 100, 150 और 200। आप देख सकते हो कि इनकम जो है 0, 50, 100, 150, 200, यानी कि ये धीरे धीरे 50 की रेंज में बढ़ रही है। और आप एक जगह ऐसे देखते हैं कि एग्रीगेट डिमांड 20, 60, 100, 140, 180। आप देख पा रहे होंगे कि इनकम के अंदर 50-50 का गैप है और डिमांड के अंदर जो है 40-40 का गैप है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि जितनी इनकम हमारी बढ़ती है हम सारी की सारी इनकम खर्च नहीं करते, हम कुछ ना कुछ पैसा बचा लेते हैं और इसी वजह से हमारी डिमांड जो है कम रह जाती है। अब बात आती है कि सबसे पहला पॉइंट कि जब हमारी इनकम का लेवल 0 है तो हम फिर भी एग्रीगेट डिमांड 20 क्यों कर रहे हैं? तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, जैसे आप देख सकते हो कि अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, आपकी इनकम 0 है या मेरी इनकम, बिल्कुल अब मैं आपकी इनकम नहीं कहता, मैं अपनी इनकम कहता हूँ कि मेरी इनकम जस्ट एग्जाम्पल एक जीरो इनकम है। तो क्या हम अपने खाने पीने की चीज़ों को छोड़ देते हैं? हम अपने खाने पीने की चीज़ें नहीं बंद कर सकते। तो उस कंडीशन में जो भी हम मिनिमम खर्चा करते हैं तो उसे हम मिनिमम लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड कह सकते हैं। क्योंकि जो भी हमें ईटेबल गुड्स की बात करते हैं, फ्रूट चाहिए, वेजिटेबल चाहिए या और कोई भी सामान चाहिए, अगर हमें जो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है हमारी, तो उस चीज़ में जो है मिल्क चाहिए, जैसे जिस तरह से हमें, तो उस कंडीशन में जो है हमें कुछ ना कुछ डिमांड करनी पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब इनकम का लेवल 0 होता है तो हमें कुछ ना कुछ डिमांड करनी पड़ेगी। तो वो जो डिमांड हम करेंगे वो हमारे पास जो है एग्रीगेट डिमांड का मिनिमम लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड का पार्ट माना जाएगा। आप एक जगह और देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इनकम और एग्रीगेट डिमांड एक दूसरे के क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पर इनकम इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड। और इस पॉइंट से पहले बात करते हैं कि इनकम, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन इनकम, और इसके बाद देखते हैं
कि एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन इनकम। अगर हम इसको टोटल करके देखने जाते हैं तो टोटल करके भी देख सकते हैं कि सारा सारा हमारे पास इनकम और एग्रीगेट डिमांड का एक टेबल क्लियर हो गया होगा। मैं दोबारा से आपको बताऊंगा कि हमने जो है इनकम और एग्रीगेट डिमांड के टेबल को बताया, हमने इसको टेबल को एक बार लर्न कर लेना है कि हमारे पास इनकम जो है 50-50 के गैप से आनी है और एग्रीगेट डिमांड सबसे पहले 20 और उसके बाद 40-40 के गैप से इनकम और एग्रीगेट डिमांड का हमने इस टेबल के थ्रू शो करना है। उसके बाद हम इसे डायग्रामेटिकली बनाएंगे। तो डायग्राम में आपने देखा होगा इनकम 0 से स्टार्ट होती है और कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। अगर हम इसको नंबर लेके बनाना चाहते हो तो हम इसको नंबर भी ले सकते हैं, पर हमें कोई ज़्यादा खास रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमने इसका सिर्फ बिहेवियर शो करना है। तो हम इनकम 0 से स्टार्ट करेंगे, देख सकते हो आप, मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ और ऊपर ऐसे करके हमारे पास सुबह आ जाएगा और इनकम जो है कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की तो आप देख सकते हो एग्रीगेट डिमांड जो है, एग्रीगेट डिमांड स्टार्ट होती है 20 से। तो 0 से ऊपर कहीं पर भी कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पर 20 का रेशो, वहाँ से हम 20 अंडरस्टैंड करेंगे और इसको भी ऐसे कंटिन्यूअसली बढ़ा देंगे। और जिस पॉइंट पर इनकम और एग्रीगेट डिमांड एक दूसरे को कट करते हैं वहाँ पर जो है हम इस पॉइंट को कर देंगे कि इनकम इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड। यहाँ पर हम दिखा देंगे कि इनकम और एग्रीगेट डिमांड, जैसे कि हमने यहाँ पर 100 दिखाया, ये इनकम इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम इससे पहले हम ध्यान से देखते हैं, अब डायग्राम को समझने की बात आती है। तो जब हम डायग्राम को समझते हैं तो इस पॉइंट को तो आप समझ चुके होंगे कि इस पॉइंट पर जो है इनकम और एग्रीगेट डिमांड एक दूसरे के इक्वल है। अब इसके बाद वाला डायग्राम और इससे पहले वाली क्या सिचुएशंस हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो ये वाले पॉइंट और ये 2 पॉइंट, मैं 2 पॉइंट लगा देता हूँ। ये ऊपर वाला पॉइंट जो है वो एग्रीगेट डिमांड को बताता है और जो नीचे वाला पॉइंट है वो इनकम को बताता है। इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन इनकम। और यहाँ पर भी मैं 2 पॉइंट लगा देता हूँ, एक पॉइंट ऊपर इनकम का है और नीचे एग्रीगेट डिमांड का है। इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन इनकम। तो यही इसकी ऑब्जर्वेशन हो जाएगी, जैसे कि आपको मैं नोट्स पर प्रोवाइड कराऊंगा तो उसमें नोट्स में क्लियर हो जाएगा कि ई पॉइंट जो है, हम इसको ई पॉइंट नाम दे देंगे। ई पॉइंट पर जो इनकम और एग्रीगेट डिमांड एक दूसरे के इक्वल है और ई पॉइंट से पहले एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन इनकम और ई पॉइंट के बाद जो है एग्रीगेट डिमांड लेस देन इनकम। तो ये हमारा जो है फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं दोबारा से आपको बता दूं इसके अंदर मैंने अभी क्या करा आपको, मैंने आपको बताया एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, एक पर्टिकुलर साल के अंदर जो है जितने भी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड की जाती है वो हमारे पास जो एग्रीगेट डिमांड है। एग्रीगेट डिमांड के अंदर 2 चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, C+I, और बिहेवियर की बात करते हैं तो एग्रीगेट डिमांड इज डिपेंड्स ऑन इनकम। देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड। इनकम के बढ़ने पर एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है और इनकम के कम होने पर एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। आपको पॉजिटिव रिलेशनशिप पता चल रहा है क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो हम कुछ ना कुछ डिमांड बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ा देते हैं? क्योंकि हमारे पास पैसा एक्स्ट्रा हो जाता है। तो हमें 50 की बजाय अगर हम 60 भी खर्च कर देंगे, 55 खर्च कर देंगे, तो 60 खर्च कर देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अब हम बात करते हैं इनकम और एग्रीगेट डिमांड के बिहेवियर की। तो इनकम आप देख सकते हो 0, 50, 100, 150, 200 और एग्रीगेट डिमांड देख सकते हो 20, 60, 100, 140 और 180। एक जगह ऐसी आएगी जहां पर इनकम और एग्रीगेट डिमांड एक दूसरे के इक्वल है। उससे पहले एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन इनकम और उसके बाद एग्रीगेट डिमांड लेस देन इनकम। आप डायग्राम देख सकते हो, डायग्राम में एक्स एक्सिस है हमारे पास हॉरिजॉन्टल है और साथ में वाई एक्सिस है। ये हमारे पास 0, x, y तीनों आ रखे हैं। अगर हम देखें इनकम 0 से स्टार्ट हो रही है तो इनकम 0 से स्टार्ट करके एक सीधी लाइन लगा देंगे और एग्रीगेट डिमांड 20 से स्टार्ट हो रही है तो उसको ऐसे कर देंगे। जिस पॉइंट पर इनकम और एग्रीगेट डिमांड एक दूसरे को कट करती है वो पॉइंट हमारे पास ई पॉइंट आ रहा है। ई पॉइंट से पहले देखेंगे तो एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन इनकम और ई पॉइंट के बाद एग्रीगेट डिमांड लेस देन इनकम। ये हमारे पास छोटा सा क्वेश्चन था फर्स्ट। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन दोनों को मिलाकर जो है 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। पहले तो आपको मैं बता दूं कि कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है। कंपोनेंट्स का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट्स या हमारे पास औजार, या सीधी सी भाषा में कह सकते हैं कि हमारे पास जैसे मान लो कोई सब्जी बनानी है तो सब्जी बनाने के लिए जो है हमें बहुत सारी कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे हमारे पास जो है सलाद में हमें क्या कहते हैं, टमाटर चाहिए, हमें प्याज चाहिए, हमें मसाले चाहिए। तो ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं, तभी तो सब्जी को बनाया जाएगा ना। सिर्फ दाल को अगर हम उबाल दें सिर्फ वही कंपोनेंट्स नहीं, उसके अंदर नमक डलता है, उसके अंदर मिर्च डलती है, मसाला डलता है और भी बहुत सारी चीज़ें डलती हैं जिससे उसको बनाया जाता है। उसी तरीके से अगर एग्रीगेट डिमांड को कंप्लीट करना है तो उसे जो है ऐसे कंप्लीट करते हैं। एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स को हम लर्न कैसे करेंगे? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C+I+G+X-M। एक्स माइनस एम को हम कहते हैं नेट एक्सपोर्ट, जो कि आप नेशनल इनकम वाले कंसेप्ट पढ़ चुके हो कि नेशनल इनकम में नेट एक्सपोर्ट को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करते हैं। एग्रीगेट डिमांड आपको पता है क्या होता है, एक साल के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड की जाती है वो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड है। अब बात करते हैं सी का मतलब क्या होता है। सी का मतलब होता है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब है कि जब कोई प्राइवेटली किसी भी गुड्स और सर्विस को खरीदने के लिए खर्चा करता है तो वो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट बना जाता है। जैसे आप देख सकते हो मैंने ये मार्कर जो है प्राइवेटली खरीदा है। आप देख सकते हो मेरे पास ये डस्टर है, ये मैंने प्राइवेटली खरीदा है, इसमें गवर्नमेंट का कोई खर्चा नहीं है। तो जब मैं प्राइवेटली किसी भी गुड्स और सर्विसेज को चाहे इसको अगर मैं क्लियर तरीके से बताऊँ तो मान लो प्राइवेटली मैंने किसी भी गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए, मैंने कोई वेजिटेबल खरीदा, मैंने कोई फ्रूट खरीदा, मैंने कोई गुड्स खरीदी, कुछ सर्विसेज खरीद ली, मैंने सेवाएं ली, स्कूल की फीस दे, तो वो प्राइवेट कंजम्पशन
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट है, इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। जब कोई प्राइवेटली गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए जो है इंडिविजुअल पर्सन या हाउस होल्ड कोई भी जो है प्राइवेटली गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए खर्चा करता है तो उसे प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट माना जाता है। तो आपको क्लियर होगा, सी का मतलब होता है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जब प्राइवेटली हम गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए खर्च करते हैं तो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। उसके बाद आता है हमारे पास आई मीन्स प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जब प्राइवेटली हम लैंड के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, कंस्ट्रक्शन के ऊपर, रोड्स के ऊपर, डैम या सॉरी लैंड के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, कंस्ट्रक्शन के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर खर्चा करते हैं। मान लो मेरी ज़मीन है, मैंने एक जगह प्लॉट लिया तो मेरा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। मैंने एक जगह शॉप खोली, वो मेरी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। मैंने एक बिल्डिंग खरीदी प्राइवेटली तो मेरी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। मैंने एक प्लाट खरीद लिया, मैंने एक मशीनरी खरीद ली, तो ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का पार्ट है। इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं। ये बात ध्यान रखना कि जब प्राइवेट वर्ड आता है तो प्राइवेट का मतलब होता है कि इंडिविजुअली हम इंडिविजुअली करते हैं किसी भी काम को, या तो वो इंडिविजुअली फर्म कर रही है या वो इंडिविजुअल कोई पर्सन कर रहा है। तो प्राइवेटली जब गुड्स के ऊपर खर्च करेंगे तो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट माना जाएगा। और जब प्राइवेटली इन्वेस्टमेंट के ऊपर, लैंड के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, प्लांट के ऊपर, मशीनरी के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर खर्च किया जाता है तो वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का पार्ट माना जाता है। और यही इसकी एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन के अंदर। अब बात करते हैं जी का मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब देखो जब प्राइवेट का नाम आ रहा था तब तक तो प्राइवेट था, बात आ रही जी का मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जब गवर्नमेंट के द्वारा किए जाने वाला खर्चा। गवर्नमेंट जो है बहुत चीज़ों के ऊपर खर्चा करती है, गवर्नमेंट कंजप्शन के ऊपर भी करती है और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी करती है। यानी कि जो खर्चे प्राइवेटली हम लोग करते हैं वो उसी तरीके के खर्चे गवर्नमेंट करती है। जब हम प्राइवेट करते हैं, हम लोग करते हैं तो उसे प्राइवेट का नाम दे देते हैं, और जब वो खर्चे गवर्नमेंट करती है तो उसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का नाम दे दिया जाता है। यानी कि गवर्नमेंट जो है लैंड के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, प्लांट के ऊपर, मशीनरी के ऊपर, इक्विपमेंट्स के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, सोशल जस्टिस के ऊपर, हमारे पास इसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, स्कूल के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर जब गवर्नमेंट खर्चे करती है तो ये हमारे पास जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का पार्ट माना जाता है, जो कि नोट्स में आपको और ज़्यादा क्लियर पढ़ने से हो जाएगा। लास्ट में आता है हमारे पास नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट का मतलब कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कि हमें एक्सपोर्ट एक्चुअल में हमने कितना किया। तो हम नेट एक्सपोर्ट को निकालने के लिए, वैसे मैं आपको ये चीज़ नेट एक्सपोर्ट को नेशनल इनकम के कंसेप्ट में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ कि मान लो एक्सपोर्ट करा हमने 500 का और इंपोर्ट किया 300 का, तो 200 500 माइनस 300 अगर हम करेंगे तो यहाँ जस्ट एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैं कर देता हूँ 500 माइनस 200 इज इक्वल टू 300 जो हमारे पास नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। अब एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट जब कोई एक देश दूसरे देश को कुछ ना कुछ भेजता है, कुछ भी आइटम सेंड कर, जैसे इंडिया जो है मसाले भेजता है दूसरे देश को, इंडिया से जो है हमारे पास जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है चाय पत्ती भेजी जाती है, टी की बात करते हैं, और भी बहुत सारे, कॉफ़ी है, टी है, हमारे पास बहुत सारे असम में बाग हैं, उसमें हम जो है एक्सपोर्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ें। इंडिया जो है बहुत अच्छा मसालों के अंदर फेवर में है, इंडिया जो है मसाले बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो उसे हम नेट एक्सपोर्ट में ना काउंट करके सिर्फ एक्सपोर्ट में काउंट करते हैं। और इंपोर्ट की बात करते हैं, इंडिया जो है दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी मंगाता है, इंडिया दूसरे देशों से मेडिसिन मंगाता है, इंडिया दूसरे देशों से केमिकल मंगाता है, इंडिया दूसरे देशों से बहुत सारे इक्विपमेंट्स मंगाता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं, तो वो हमारे पास जो इंपोर्ट का पार्ट माना जाता है। तो ये हमारे पास जो नेट एक्सपोर्ट का पार्ट माना जाएगा। एक्सपोर्ट होता है जब कुछ भेजते हैं, इंपोर्ट होता है जब कुछ हम मंगवाते हैं। तो मैं दोबारा से पूरे के पूरे टॉपिक को खत्म करना चाहूँगा और 2 मिनट के अंदर मैं इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर दूंगा। मैं दोबारा से बताता हूँ कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर, एक पर्टिकुलर साल के अंदर जितनी भी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? एग्रीगेट डिमांड करते हैं। एग्रीगेट डिमांड के दो चीज़ होती हैं, सी प्लस आई। सी का मतलब कंजम्पशन और आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट। अगर हम बात करते हैं बिहेवियर की, एग्रीगेट डिमांड का व्यवहार कैसा, क्योंकि हर बंदे का व्यवहार अलग अलग होता है, उसी तरीके से डिमांड का व्यवहार ऐसा है। अगर हमारी इनकम ज़्यादा है, यानी कि हमारी पॉकेट में पैसे ज़्यादा हैं, तो डिमांड होगी ज़्यादा, और अगर हमारी इनकम कम है तो डिमांड होगी कम। देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड। इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब बात करते हैं टेबल के थ्रू। टेबल में हमने दिखाया 0, 50, 100, 150, 200, 50 का गैप है, यहाँ पर 40 गैप है। इनकम और एग्रीगेट डिमांड जो है अपने रेशियो से बढ़ती जा रही है। हमने आपको यहाँ पर दिखाया कि यहाँ पर 50 का गैप इसलिए क्योंकि इनकम ज़्यादा बढ़ती है, डिमांड कम बढ़ती है। आप जितनी भी आपके पास इनकम आती है, मेरे पास जितनी इनकम आती है, मैं सारी इनकम खर्च नहीं करता, उसमें से कुछ पैसा बचा लेता हूँ, इसीलिए वो गैप जो है 40 का रह जाता है डिमांड में, और इनकम जो है 50 के हिसाब से बढ़ती है, क्योंकि 10 रुपये हर बार बच रहे हैं, समझ लो। अब इनकम का लेवल 0 होने पर अगर एग्रीगेट डिमांड 20 है तो ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इनकम का लेवल 0 होने पर 20 डिमांड क्यों है? तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इनकम का लेवल 0 होने पर डिमांड इसलिए 20 इसलिए है क्योंकि इसे मिनिमम लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। यानी कि अगर आपके पास कुछ भी इनकम नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि जैसे लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के टाइम में जो है हमारे पास इनकम का सोर्स नहीं है। मान लो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास इनकम का सोर्स नहीं है, तो पर उनको कुछ ना कुछ खर्चा तो करना पड़ रहा है अपनी डेली रूटीन को चलाने के लिए, तो उस कंडीशन में जो एग्रीगेट डिमांड की जाएगी वो 20 होगी। जस्ट हमारा ये एग्जाम्पल है, इसको 20 से बढ़ा के कुछ भी किया जा सकता है। एक जगह ऐसी आएगी जहाँ पर इनकम और एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, इक्वल हो जाएगी, और उसके बाद हमारे पास जो सारी रेशियो क्लियर हो जाएगी। डायग्राम मैंने आपको बता दिया, इनकम 0 स्टार्ट होती है अपवर्ड और एग्रीगेट डिमांड ऐसे, तो हमारे इनकम और एग्रीगेट डिमांड जो क्लियर हो जाएगी। अब आता है मेन जो क्वेश्चन इसका है, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। कंपोनेंट्स की बात करता है। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स एक तरह से इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि एग्रीगेट डिमांड किसके ऊपर डिपेंड है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम।
मैंने आपको बताया था कि जैसे हमें सब्जी बनाने के लिए बहुत सारे मसालों की जरूरत पड़ती है, ऐसे एग्रीगेट डिमांड को बनाने के लिए हमें इन सारों की चीज़ों की जरूरत पड़ती है। इसी का मतलब प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेटली जब गुड्स को खरीदने के लिए खर्चा करते हैं तो प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जैसे मैंने प्राइवेट मार्केट खरीदा। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जैसे किसी प्लांट के ऊपर, मशीनरी के ऊपर, इक्विपमेंट्स के ऊपर, इसके साथ साथ कोई लैंड खरीद ली, कोई बिल्डिंग खरीद ली, कोई कुछ भी खरीद लिया, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, क्योंकि उससे मैं इनकम कमाऊंगा, तो वो जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का पार्ट। जी का मतलब आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जब गवर्नमेंट खर्चे करती है तो वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का पार्ट माना जाता है। यहाँ पर गवर्नमेंट कंजप्शन के ऊपर भी खर्चे करती है और इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी खर्चे करती है, पर इसमें अब जो है प्राइवेट नाम नहीं आएगा, इसमें गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का पार्ट माना जाएगा। और लास्ट में आता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट को निकालने के लिए क्या करते हैं हम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करते हैं। तो ये हमारा जो है नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, जब एक देश जो से कुछ ना कुछ भेजता है तो एक्सपोर्ट करेंगे, और कुछ ना कुछ मंगवाता है तो उसे इंपोर्ट करेंगे। तो यही था हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, एग्रीगेट डिमांड और उसके कंपोनेंट्स, जो कि आपको बिल्कुल क्लियर मैंने अच्छे तरीके से बता दिया। फिर भी कोई क्वेरीज होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। यस, थैंक यू।